हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे भौतिक भूगोल। हमारा प्रथम जो पेपर है भौतिक भूगोल का, उसके अंदर हमने भौतिक भूगोल को समझा कि भौतिक भूगोल में कौन कौन सी शाखाएं होती हैं, कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल में हमने इसकी शाखाओं को देखा, जिसके अंदर हमने स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, इन शाखाओं की बात की। जो इसकी प्रमुख शाखाएं हैं भौतिक भूगोल की, कौन कौन सी शाखाएं हैं इसकी? जैसे स्थलमंडल है, धरातल। स्थलमंडल को हमने क्या नाम दिया था? भू आकृति विज्ञान भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? भू आकृति विज्ञान, जो हमने कल किया था, जिसके अंदर हमने टॉपिक्स भी देखे थे। पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं, जिसके अंदर पर्वतों का निर्माण है, अपक्षय अपर्दन है, नदी, हिमानी, परिहिमानी, समुद्री लहरें, पवन, इनके जो अपर्दनात्मक कार्य हैं, निक्षेपणात्मक कार्य हैं, उन सब की बातें हम किस में करेंगे? स्थलमंडल में करेंगे, भू आकृति विज्ञान में करेंगे। दूसरा हमने यहाँ पे देखा, यहाँ जलमंडल। जलमंडल में हमने इसका नाम दिया था समुद्र विज्ञान या महासागरीय विज्ञान भी बोल सकते हैं इसको। महासागरीय विज्ञान, इसके अंदर अभी हमने चर्चाएं की थी, जिसके अंदर हमने इसके ऊंचाइयों की बात की, समुद्र के तापमान की बात की, वहाँ पर हमने वातावरण यहाँ पे ज्वार भाटा की बात की, धाराओं की बात की है। ठीक है, यहाँ पे प्रवाल भित्तियों की भी बात हमने की थी। फिर अगली जो बात हमने की वायुमंडल की। वायुमंडल की हमने चर्चा की। वायुमंडल में हमने इसको नाम दिया था जलवायु विज्ञान। क्या नाम दिया था? जलवायु विज्ञान। इसके अंदर भी हमने चर्चा की, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे तापमान है, वायुमंडल की परतें हैं, इसके अंदर सूर्याताप है, वायुदाब है, पवनें हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे जलवायु वर्गीकरण भी पढ़ेंगे, चक्रवात भी पढ़ेंगे, वर्षा भी पढ़ेंगे। और अगली जो शाखा थी वो जैवमंडल की है। जैवमंडल, बायोस्फीयर जिसको बोलते हैं, जैवमंडल। इन शाखाओं की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं भौतिक भूगोल में, सबसे पहले हम इस शाखा को पढ़ेंगे। कौन सी शाखा है? स्थलमंडल, जिसको भू आकृति विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, एक एक करके हम तीनों को पढ़ लेंगे। क्वेश्चन अपने सब में से आने हैं। चारों इसकी जो शाखाएं हैं, इन शाखाओं में से ही क्वेश्चन आने हैं। और जो स्थलमंडल है, भू आकृति विज्ञान है, उसकी आज शुरुआत करते हैं। देखिए, भौतिक भूगोल है, इस भौतिक भूगोल का पिता, भौतिक भूगोल का जो पिता है वो कहा जाता है पोसिडोनियस को। पोसिडोनियस। भौतिक भूगोल का पिता कौन है? पोसिडोनियस। पोसिडोनियस जो है वो यूनानी विद्वान है। कौन सा विद्वान है? यूनानी विद्वान। हम अपने ज्योग्राफी में विद्वानों को पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं हम रोमन, एक पढ़ते हैं यूनानी। रोमन विद्वान है वो बाद के विद्वान है, जिसमें टॉलमी है, पर्सिमेला है यहाँ पर, और पोसिडोनियस है, अलेक्जेंडर है। ये जो विद्वान है, इरेटोस्थनीज है, हिकेटियस है, ये यूनानी विद्वान है। तो यूनानी विद्वानों का जो काल था वो ईसा पूर्व का काल था, जिसमें सबसे पुराना जो काल है वो होमर का है। 1000 ईस्वी से पहले का काल है होमर का, सबसे प्राचीन काल माना जाता है उसका।
उसके बाद में थेल्स है, अलेक्जेंडर है। इनमें सबसे लास्ट में पोसिडोनियस है, जो कि 100 से 200 ईस्वी के आसपास ईसा पूर्व में है। ठीक है। इसके बाद में 26 ईसा पूर्व से रोमन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये पोसिडोनियस है, ये भौतिक भूगोल का पिता है। पोसिडोनियस क्या है? भौतिक भूगोल का पिता। भौतिक भूगोल जो है, ये भौतिक भूगोल प्राचीन समय से ही पढ़ा जा रहा है। इसकी इस महत्वपूर्ण शाखा को, भौतिक भूगोल की शाखा को, प्राचीन काल से लेकर के अब तक पढ़ा जा रहा है। पहले पूरी ज्योग्राफी है उसको भौतिक भूगोल में पढ़ते थे। जैसे उसका नाम भौतिक भूगोल ही कहा जाता था, जिसके अंदर सब कुछ आ जाता। जो आपने लास्ट ईयर जो 12वीं कक्षा में आपने मानव भूगोल भी पढ़ा है, वो भी इसी में पढ़ा जाता था। वो भी इसी की एक शाखा है जो अब अलग कर दी गई है मानव भूगोल के रूप में। जैसे 2 शाखाएं होती हैं अब तो, पहले मानव भूगोल और एक भौतिक भूगोल, दोनों एक थे। कई विद्वान अगर आज ही पूछ लो तो कहेंगे मानव भूगोल क्या अलग है। मानव भूगोल भी भौतिक भूगोल का ही पार्ट है। भौतिक भूगोल से ही निकला हुआ मानव भूगोल है। जो आज आप देखते हो जनसंख्या भूगोल है, कृषि भूगोल है, ये क्या है? पहले मानव भूगोल में साथ में पढ़ते थे, इसी में पढ़ते थे। अब इनको भी अलग अलग कर दिया गया है। ये क्या है कि अपने विषय को विस्तार देने के लिए अलग अलग कर दिया। जैसे मान लो आपको एक बुक दे दी जाए, बुक दे करके आपको उसमें 10 चैप्टर दे दें और 10 चैप्टर अलग अलग दे दें। जैसे एक जलवायु का दे दिया, एक आपको कृषि का दे दिया, एक आपको अपवाह तंत्र का दे दिया। ऐसे 10 टॉपिक हैं आपके पास में, तो आप क्या करोगे? वो आपके पास एक बुक है तो आप उसको पढ़ लोगे। अगर उसी 10 टॉपिक को आपको अलग अलग करके दे दें तो भी आप उस 10 टॉपिक ही पढ़ोगे। तो वही बात है, भौतिक भूगोल है उससे ही निकला हुआ मानव भूगोल है। ठीक है। मानव भूगोल से ही निकली हुई अलग भूगोलें हैं, जैसे कृषि भूगोल है, जनसंख्या भूगोल है, अधिवास भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, सामाजिक भूगोल है। ये जो जितने भी भूगोल आपको देखने को मिलती हैं वो सारी की सारी मानव भूगोल का पार्ट है, मानव भूगोल के हिस्से हैं। यानी इन सब की जड़ क्या है? भौतिक भूगोल है। और ये क्या है? इनकी शाखाएं हैं, इनके डाल हैं। और तना कौन सा होगा? भौतिक भूगोल होगा। और भौतिक भूगोल का पिता किसको कहते हैं? पोसिडोनियस को कहते हैं। पोसिडोनियस जो है वो कौन सा विद्वान है? यूनानी विद्वान है। यहाँ पे आपको पोसिडोनियस के बारे में बता दिया। ठीक है। ये अपनी शाखाएं हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे भूआकृति विज्ञान। भूआकृति जो विज्ञान है, जियोमॉर्फोलॉजी जो है, इसको इंग्लिश में कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी जो शब्द दिया है, भूआकृति जो शब्द दिया है, वो दिया है यहाँ पे फ्रांसीसी एक विद्वान है। फ्रांसीसी विद्वान का नाम है यहाँ पे लोमान। क्या नाम है? लोमान। ये लोमान फ्रांसीसी विद्वान ही है। कोई फ्रांसीसी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो फ्रांस का था। फ्रांस कहाँ है? यूरोप में। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। आपको हर चीज़ की लोकेशन आनी चाहिए। जैसे ये यूरोप कंट्रीज़ हैं, इस कंट्रीज़ में हम बात करें तो यूरोप महाद्वीप है और यूराल पर्वत श्रेणी है। यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ अफ्रीका महाद्वीप, ये यूरोप वाली कंट्रीज है। तो इस यूरोप में यहाँ पे ये आगे निकला हुआ पार्ट है, ये तो है यहाँ पे इस क्षेत्र में स्पेन और पुर्तगाल। ठीक है। और इसके पास में ही यहाँ पे एक देश है फ्रांस। ये देश है यूरोप का। कौन सा देश है? फ्रांस। आप इनको साथ साथ में नोट करते चले जाना। यहाँ फ्रांस है, इसके पास में एक देश है यहाँ पे जर्मनी। कौन सा देश है यहाँ पे? जर्मनी। तो इन देशों को आप ध्यान में रखना। ठीक है। इसके पास में बेल्जियम है, नीदरलैंड है, यहाँ पे डेनमार्क, यहाँ नॉर्वे, यहाँ स्वीडन, यहाँ पे फिनलैंड, ये देश है। ठीक है। यहाँ पर ये निकला हुआ भाग है, ये इटली का है। ये भाग कौन सा है? इटली। इसी फ्रांस के पास में स्विट्जरलैंड है, यूरोप का। तो इन देशों के बारे में आप जानकारी रखना। तो यहाँ का था ये विद्वान लोमान। इन्होंने इस शब्द की उत्पत्ति की। इन्होंने धरातल के ऊपर जो ये आप देख रहे हो स्थलाकृतियाँ, उनका नाम क्या लिया इन्होंने? भू आकृति।
कि इन स्थलाकृतियों को भूआकृति विज्ञान नाम दिया जा सकता है। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी नाम दिया जा सकता है। तो फ्रांसीसी विद्वान था लोमान, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भूआकृति जो विज्ञान का शब्द है ये शब्द दिया। भूआकृति विज्ञान शब्द किसने दिया? लोमान ने दिया। लोमान कौन है? फ्रांसीसी विज्ञानी है, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी इनके नाम की। अब कहते हैं कि भूआकृति विज्ञान का पिता कौन है। ठीक है, तो इसका पिता, भूआकृति विज्ञान का पिता कौन है? यहाँ पिता है इसका अल्बर्ट पेंक। इसका पिता है अल्बर्ट पेंक। भूआकृति विज्ञान का पिता कौन है? तो पिता है इसका अल्बर्ट पेंक। अल्बर्ट पेंक कौन था? यह था वाल्टर पेंक का पिता। वाल्टर पेंक जो है उसका पिता है। और वाल्टर पेंक कौन है? तो आपने लास्ट ईयर में पढ़ा होगा, नदी का अपरदनात्मक सिद्धांत पढ़ा था क्या? उसके अंदर नदी की 3 अवस्थाएं होती हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। इसमें वो उत्थान भी करती है और अपरदन भी करती है। तो इस नदी का अपरदनात्मक जो सिद्धांत था वो दिया था वाल्टर पेंक ने। उसका पिता है अल्बर्ट पेंक। इन्होंने यहाँ पे भूआकृति विज्ञान को सिद्ध किया, इन्होंने अपना सिद्धांत दिए, जिसके कारण इसको अल्बर्ट पेंक को भूआकृति विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो आप इसको भी ध्यान में रखोगे, किसको कहा जाता है? भूआकृति विज्ञान का पिता अल्बर्ट पेंक को कहा जाता है। यहाँ पे भूआकृति विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं, यह हमारी एक पुस्तक है। अगर हम इस पुस्तक को आज तो BA फर्स्ट ईयर में एक साथ पढ़ते हैं, भौतिक भूगोल में भूआकृति भी पढ़ते हैं, जलवायु भी पढ़ते हैं, समुद्र विज्ञान भी पढ़ते हैं, जैव मंडल भी पढ़ते हैं। लेकिन जब आप यहाँ मास्टर डिग्री लोगे, जो MA वाली डिग्री लोगे, तो उसके अंदर आपको ये सब अलग अलग देखने को मिलेगी। आपको जलवायु विज्ञान का अलग पेपर मिलेगा, भूआकृति विज्ञान का अलग पेपर मिलेगा, समुद्र विज्ञान का अलग पेपर मिलेगा, आपको जैव मंडल का अलग पेपर मिलेगा। तो आपकी चॉइस होगी कि आपको कौन सा पढ़ना है। अब आप सबको एक साथ पढ़ रहे हो, जैसे 11वीं कक्षा में पढ़ा वैसे ही आप अब पढ़ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पिता है अल्बर्ट पेंक। हो गई ये बात। अब ये भूआकृति विज्ञान है, ये पढ़ी क्यों जाती है? इसमें क्या आता है? तो जो पृथ्वी है उसके जो धरातल है, पृथ्वी का जो धरातल है, उस धरातल में जब पृथ्वी बनी थी उस समय इसके अंदर या धरातल के ऊपर कुछ अपनतियाँ बनी, कुछ अभिनतियाँ बनी। देखो 2 वर्ड है, एक तो क्या होता है अपनति, एक होती है अभिनति। एक क्या होती है? अभिनति। धरातल का ऊपर उठा हुआ भाग तो होता है अपनति, और धरातल का नीचे धंसा हुआ भाग होता है अभिनति। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसे धरातल ऐसे है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये भाग है ऊपरी, तो इसका धरातल कहीं उठा हुआ है, कहीं धंसा हुआ है। तो यहाँ पे अपनति भी है और अभिनति भी है। अपनति तो होगा ये ऊपर उठा हुआ भाग जिसमें पर्वत पठार आते हैं, और ये धंसा हुआ भाग है जहाँ महासागर आते हैं, झीलें आते हैं, तालाब आते हैं। समझ रहे हो बात? यानी जहाँ धंसा हुआ भाग होगा धरातल का वो तो अभिनति का पार्ट होगा, जहाँ ऊपर उठा हुआ भाग है वो अपनति का होगा। तो जहाँ पर धरातल के ऊपर उबड़ खाबड़ भाग या धरातल के ऊंचावच वाले भागों का जहाँ पर अध्ययन किया जाता है उसे भूआकृति विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? भूआकृति विज्ञान। यहाँ पर इस भूआकृति की परिभाषा, डेफिनेशन यही है कि धरातल के ऊपर अपनतियाँ और अभिनतियों का जो अध्ययन किया जाता है वो भूआकृति विज्ञान में किया जाता है, जिसको भूआकृति विज्ञान कहते हैं। समझ रहे हो? यहाँ पे भूआकृति विज्ञान में ये अध्ययन तो कर लिया, लेकिन इसको 3 रूपों में अध्ययन करते हैं। इसमें 3 प्रकार के ऊंचावच होते हैं, 3 प्रकार के ऊंचावच, जिसमें प्रथम श्रेणी के ऊंचावच होते हैं, जिसमें द्वितीय श्रेणी के भी ऊंचावच होते हैं, और जिसमें तृतीय श्रेणी के भी ऊंचावच होते हैं। 3 तरीके के ऊंचावच होते हैं। हम बात करें इसमें
तो इसके ऊंचावच। भूआकृति विज्ञान में फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ, प्रथम श्रेणी के ऊंचावच, प्रथम श्रेणी के ऊंचावच। इसका मतलब यह होता है जब पृथ्वी बनी थी उस समय उसमें कुछ अपनतियाँ पड़ी और अभिनतियाँ पड़ी, ठीक है। उस अपनतियाँ और अभिनतियों को क्रम से यहाँ पे महाद्वीप और महासागर कहते हैं। अपनति का मतलब हो गया ऊपर उठा हुआ भाग, अभिनति का मतलब हो गया धंसा हुआ भाग। तो यहाँ पे उठा हुआ भाग पर्वतों का है या महाद्वीपों का है। पूरी धरातल की बात करें, पूरे पृथ्वी की सतह की बात करें तो सतह पर जहाँ पे महाद्वीप है, स्थल भाग दिखता हो आपको, वो तो क्या हो गया अपनति का पार्ट। जहाँ पे आपको महासागर और समुद्र दिखता हो वो पार्ट हो गया आपका अभिनति का पार्ट। जैसे हम बात करें, हम पूरे विश्व के संदर्भ में बात करें तो विश्व के संदर्भ में जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे, ये पार्ट जो है ये अपने भारत वाला, इधर एशिया वाला है, यहाँ पे यूरोप वाला क्षेत्र है, ठीक है। इस यूरोप वाले क्षेत्र के अंदर यहाँ पे देखें तो इस भाग में ये पूरा स्थल भाग है, महाद्वीपीय भाग है। ये क्या है? महाद्वीपीय भाग है पूरा, जिसमें यूरोप है, एशिया, अफ्रीका है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र महाद्वीपीय क्षेत्र है, ठीक है। ये तो ऊपर उठा हुआ है, अगर ये धंसा हुआ होता तो इसमें पानी भर जाता, इसमें पानी भर जाता, लेकिन ये तो ऊपर उठा हुआ भाग है। तो यहाँ पर ये महाद्वीपीय भाग है, महाद्वीपीय यानी कि अपनति वाला पार्ट है, ऊपर उठा हुआ पार्ट है, ठीक है। और इसके पास में यहाँ पे देखो, यहाँ पे धंसा हुआ पार्ट था, यहाँ पे पानी है जो हिंद महासागर का है, इधर पानी है जो प्रशांत महासागर का है, यहाँ पानी है जो अटलांटिक महासागर का है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में अभिनति वाला पार्ट है। तो प्रथम श्रेणी में अपनति और अभिनति क्रम से महाद्वीप और महासागर जहाँ बने थे वो प्रथम श्रेणी के ऊंचावच है। हम भूआकृति में देखें तो प्रथम श्रेणी के ऊंचावच कौन से हो गए, आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ, फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ कौन से हैं? यहाँ पे है महाद्वीप और महासागर, ठीक है, कॉन्टिनेंट और ओशियन। यहाँ पे दूसरी बात करें हम द्वितीय श्रेणी के, सेकेंड ऑर्डर रिलीफ, द्वितीय श्रेणी के ऊंचावच, द्वितीय श्रेणी के ऊंचावच। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम वापस रिपीट कर रहा हूँ, इसको वापस पकड़ो। आपने अगर दिमाग में छूट जाए तो वापस पकड़ लो इसको। हम पढ़ रहे हैं भौतिक भूगोल, ठीक है। भौतिक भूगोल एक पूरी शाखा, अपनी एक पूरा पेपर है, उसके अंदर छोटी छोटी शाखाएं हैं, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? भूआकृति विज्ञान पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम समुद्र विज्ञान पढ़ेंगे, जिसके अंदर ही हम जैवमंडल पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर पहला जो इसकी शाखा है भूआकृति विज्ञान, उसको उठाया हमने भूआकृति विज्ञान के बारे में जाना कि भूआकृति विज्ञान शब्द किसने दिया, भूआकृति विज्ञान का पिता कौन है, भूआकृति कहते किसे हैं? तो धरातल के ऊपरी उपनति और अभिनति वाले पार्ट को कहते हैं, जहाँ पे हम अध्ययन करते हैं। यानी स्थलमंडल, यानी स्थलमंडल का जहाँ पे हम अध्ययन करते हैं वो सारा का सारा किस में आएगा? भूआकृति विज्ञान में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं, ये 3 प्रकार के ऊंचावच रखता है, जो ये अपनति अभिनति रखता जो है, ये 3 प्रकार के रखता है। प्रथम श्रेणी के सबसे पहले जो इसमें ऊंचावच बने थे वो बने थे यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ। कौन से बने थे? महाद्वीप बना, महासागर बना। धरातल पे सबसे पहले जो स्थल मंडल पर सबसे पहले बनने वाले जो स्थलाकृतियाँ हैं वो कौन सी बनी? महाद्वीप और महासागर। समझ गए बात? द्वितीय श्रेणी के जो ऊंचावच हैं, द्वितीय श्रेणी के जो ऊंचावच हैं वो ऊंचावच पृथ्वी के आंतरिक भाग में, यानी अंतर्जात जो बल हैं, अंतर्जात बल, देखो 2 बल होते हैं, इस बलों को देख लो एक बार, इसको यहीं पे छोड़ दो, ठीक है। एक बल होता है बहिर्जात, बहिर्जात बल। अंतर्जात का मतलब होता है धरातल के आंतरिक भाग में, धरातल के आंतरिक भाग है उसके अंदर से कोई बल लगे। जैसे हम आंतरिक भाग की बात करें तो अंदर से कौन से बल लगते हैं? या तो लगता है यहाँ पे भूकंप, या लगता है यहाँ पे ज्वालामुखी। 2 ही बल लगते हैं, एक तो लगेगा भूकंप वाला, एक लगेगा यहाँ पे ज्वालामुखी का, या एवालांस वाला भी हो सकता है। धरातल के अंदर कंपन हो तो एवालांस की क्रिया भी हो सकती है, तो उसको तो कहते हैं हम अंतर्जात बल,
ठीक है। और बहिर्जात जो बल होता है वो होता है धरातल के ऊपर, ठीक है। धरातल है, इस धरातल के ऊपर जो बल लगता है, जैसे हम इस बहिर्जात बलों में बात करें तो नदी है, ठीक है। नदी जो है वो नदी चलेगी तो उसके रास्ते में जितने भी पत्थर आएंगे या चट्टान आएंगी उनको तोड़ते हुए चलेगी, तो वहाँ पे बल किसका लग रहा है? नदी का लग रहा है, तो वो हो गए बहिर्जात बल। जैसे पवन है, हवा चल रही है, तो हवा चलेगी तो जिस चट्टान से टकराएगी उसको कुरसते हुए चलेगी, तो बाहरी बल है, धरातल के बाहर का बल है, तो उसको हम बहिर्जात बल कहते हैं, ठीक है। तो अंतर्जात बलों के कारण द्वितीय श्रेणी के जितने भी ऊंचाज बनेंगे वो ऊंचाज बनेंगे अंतर्जात बलों के कारण। किसके कारण बनेंगे? अंतर्जात के। और जो तृतीय श्रेणी के ऊंचाज है वो बनेंगे बहिर्जात बलों के कारण। समझ रहे हो बात? तो यहाँ पे अंतर्जात बलों के कारण जो द्वितीय श्रेणी के ऊंचाज बने पृथ्वी पे वो कौन कौन से बने? जैसे एक तो बना ब्रह्मोत्त पर्वत। ब्रह्मोत्त जो पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन पर्वत, ठीक है, इसको ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। ये ब्रह्मोत्त पर्वत होता क्या है? देखो, पृथ्वी है, पृथ्वी का जो धरातल है उस धरातल के अंदर आंतरिक जो बल होता है, अंतर्जात जो बल होता है, जैसे भूकंप आया, ज्वालामुखी आई, जिसके कारण उस धरातल पे कुछ दरार आ गई, क्रैक्स आ गई, ठीक है। जैसे मान लो आप अपने रूम में हो, ठीक है, रूम के अंदर कोई भूकंप आया, तो भूकंप आने से या उस रूम को किसी कारण से वो हिल गया, तो उसकी जो दीवार होती है उसमें क्या आ जाती है? दरार आ जाती है। आती है नहीं आती? दरार आ जाती है। कमरे के अंदर दो दरार एक साथ आ गई, एक दीवार पर दो दरार आ गई। जैसे मानो इस बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर यहाँ पे दो दरार आ गई, ये दो दरार आ गई इसके अंदर। समझ गए बात? अब इसके इस बोर्ड के तीन टुकड़े हो गए, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर किसी कारणवश से ये दो टुकड़े नीचे धंस जाएं और ये यहीं पे रह जाए, यानी इसके हम ऐसे देख सकते हैं इसको, यानी ये भाग है पूरा, ठीक है, ये भाग है। अगर ये भाग ऊपर वाले तो यहीं के यहीं रह जाए, ठीक है, और बीच वाला पार्ट जो है ये पार्ट इसके यहाँ पे नीचे झुक जाए, ठीक है, ये पार्ट जो है ये इसका नीचे हो जाए। और नीचे होने का मतलब हो गया कि यहाँ पे ये बीच वाला भाग नीचे धंस जाता है, तो यहाँ पे ये जो पर्वत या तो ये नीचे हो जाएगा या दोनों किनारे वाले नीचे हो जाएंगे। दो कंडीशन बनती हैं, ठीक है, इसकी दो कंडीशन बनती है, या तो ये दशा बनेगी इसकी, यानी साइड वाले नीचे हो जाएंगे और बीच वाला ऊपर का ऊपर रहेगा, या यह कंडीशन बनेगी कि इसके साइड वाले जो हैं वो तो बनेंगे यहाँ पे ऊपर बने रहेंगे और जो बीच वाला पार्ट है ये पार्ट नीचे धंस जाएगा और ये बने रहेंगे ऊपर। दो कंडीशन बनती है, दोनों में ही पर्वतों का निर्माण होता है, क्योंकि ये तो तली हो गई, ये ऊपर उठ गया भाग, तो ऊपर उठे को क्या कहेंगे हम? पर्वत क्षेत्र कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो दो दरारें हैं, दो भ्रंश है, इसको भ्रंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भ्रंश रेखाएं बोलते हैं। दरार ना बोलकर क्या बोलते हैं? भ्रंश रेखा, अपनी ज्योग्राफी में, ठीक है। तो भ्रंश रेखाओं, दो भ्रंश रेखाओं के मध्य का भाग या तो ऊपर उठ जाए या नीचे धंस जाए, तो उसको क्या कहेंगे? भ्रंशोत्त पर्वत, ठीक है, यानी दो भ्रंशों के बीच का पर्वत। अपने भारत में दो है ऐसे, एक तो विंध्याचल है, एक सतपुड़ा है। यहाँ पे हम बात करें भारत की, तो भारत के अंदर यहाँ पे भारत वाले कंडीशन में देखें तो यहाँ विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे सतपुड़ा है, तो यहाँ पे क्रैक्स पड़ी हैं। इन क्रैक्सों के कारण यहाँ प्रायद्वीपीय पठार में भ्रंश पड़ी और भ्रंश पड़ने से ये पर्वतों का निर्माण हुआ। ये पर्वत भ्रंशोत्त पर्वत ही है, भारत के विंध्याचल और सतपुड़ा कैसे पर्वत है? भ्रंशोत्त, जो कि अंतर्जात बलों के कारण निर्मित होते हैं। किसके कारण निर्मित होते हैं? अंतर्जात बलों के कारण, ठीक है। तो ये जो भ्रंशोत्त पर्वत है इसके अंदर भ्रंश घाटी, ये घाटी बन गई, ये पर्वत बन गए, तो ये नीचे धंसने पर ये क्या बन गई? घाटी बन गई, तो ये घाटी भी इसमें आती है, तो भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी, ठीक है। या गोर्ज या कैनियन, इसके अंदर गोर्ज भी बन सकता है, इसके अंदर कैनियन भी बन सकता है,
गोर्ज कैनियन क्या होते हैं? जब दो पर्वतीय क्षेत्रों के बीच का भाग गहराई तक नीचे चला जाता है तो वो गोर्ज का निर्माण होता है। अगर अंतर्जात बलों के कारण होता है तो ये गोर्ज कैनियन किस में है? ये सेकंड जो ऑर्डर रिलीफ है उसमें है। अगर ये बहिर्जात के कारण यानी नदी के कारण बनते हैं तो ये थर्ड ऑर्डर में आ जाएंगे। समझ रहे हो बात? तो ये द्वितीय श्रेणी के ऊंचावच हो गए। महाद्वीप महासागर तो किसके हैं? प्रथम श्रेणी के। जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो भ्रंश घाटियां हैं, वो किसके हैं? द्वितीय श्रेणी के ऊंचावच हैं। फिर हम बात करें तृतीय श्रेणी के ऊंचावच। क्या बात करेंगे? तृतीय श्रेणी के ऊंचावच। तृतीय श्रेणी में बहिर्जात बल काम करता है। बहिर्जात बलों के कारण हम देखते हैं बहुत सारी स्थलाकृतियाँ बनती हैं। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में आ जाएं तो पर्वतीय क्षेत्रों में नदी चलती है। नदी चलेगी तो अपने साथ कंकड़ पत्थर को लेकर चलेगी, और कंकड़ पत्थर को लेकर चलेगी तो वहाँ से उस कंकड़ पत्थर को ले जा कर के पर्वत के पर्वतपादी क्षेत्रों में जमा कर देती है। जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उसके जड़ों में मोटे मोटे कंकड़ पत्थर वहाँ पे इकट्ठे होकर के एक ढाल सा बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे बात करें, ये पर्वतीय क्षेत्र है, इसके ऊपर से नदी निकल रही है, यहाँ से कंकड़ पत्थर ला करके इस क्षेत्र में ऐसे ढेर सा लगा देगी। ठीक है, इस ढेर को अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इस ढेर को अगर यहाँ पे इधर से देखें हम तो ये हमें जलोढ़ पंख लगता है, यानी पंख की आकृति लगती है। कैसे आकृति लगती है? पंखों के आकार में ऐसे फैल जाते हैं ये कंकड़ पत्थर। तो पंख जैसे होते हैं पक्षी के, वैसे ही आकृति हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको जलोढ़ पंख कहते हैं। तो इस जलोढ़ पंख की जो स्थलाकृति बनती है वो बहिर्जात के कारण बनती है। बहिर्जात शक्ति किसके कारण हुई? नदी के कारण। ठीक है, तो नदी के कारण यहाँ पे जलोढ़ पंख का निर्माण हुआ, जो कि यहाँ पे जो स्थलाकृति है जलोढ़ पंख वाली वो किसके कारण बनी? वो नदी के कारण बनी, जो बहिर्जात के कारण बनी हुई है। ठीक है, बहिर्जात बलों के कारण। तो इसको हम तृतीय श्रेणी के ऊंचावच में लेते हैं। जैसे हम बाढ़ का मैदान देखते हैं, बाढ़ का मैदान जो है, बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आती है तो पानी के साथ जो मिट्टी है घुली हुई वो वहाँ पे फैल जाती है और वहाँ पे मैदान बन जाता है। तो बाढ़ का जो मैदान है, या डेल्टा कह सकते हो, डेल्टा का मैदान, नदियाँ अपने साथ मलबा लाती है और यहाँ पे फैला देती है, फैलाने के कारण वहाँ पे एक मैदान का निर्माण हो जाता है। तो ये सब बाढ़ का मैदान है, जलोढ़ पंख है, यहाँ पे डेल्टा का मैदान है, ये सब बहिर्जात कारकों के कारण होता है, बहिर्जात के कारण। तो इनको हम लेते हैं तृतीय श्रेणी के ऊंचावचों में। जहाँ भी हम उत्तर का विशाल मैदान देखते हैं, या उस उत्तर के विशाल मैदान के बाद में हम बिहार में कोसी नदी के द्वारा बाढ़ मैदान देखते हैं, उन क्षेत्रों में डेल्टा, जैसे हम गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, इन नदियों का डेल्टा पढ़ते हैं, गंगा का, तो सुंदरबन का जो डेल्टा हैं वो सब के सब क्या है? बहिर्जात बलों के कारण बने हुए हैं, जिसके कारण उसे तृतीय श्रेणी के ऊंचावच हम कहते हैं। समझ गए बात? तो हम भूआकृति विज्ञान के अंदर ये तीनों पढ़ेंगे। भूआकृति विज्ञान के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट जो है वो भी पढ़ेंगे, महाद्वीप महासागर भी पढ़ेंगे। महाद्वीप महासागरों में हम उन सब महाद्वीपों की चर्चाएँ करेंगे इसके अंदर, जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित भी है, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएँ भी हैं। ठीक है, उसके अंदर हम पढ़ लेंगे, जिसमें भूकंप है, ज्वालामुखी भी पढ़ेंगे। और हम द्वितीय श्रेणी के ऊंचावच से पर्वतों का निर्माण भी करेंगे। पर्वत निर्माण सिद्धांत जो कोबर के हैं वो सिद्धांत भी पढ़ेंगे, इसलिए द्वितीय श्रेणी के ऊंचावच भी हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तृतीय श्रेणी के ऊंचावच भी पढ़ेंगे, जिसमें नदी है, पवन है, हवा पवन वाला क्षेत्र है, उसके हिमानी है, परिहिमानी है, इन सब को हम पढ़ेंगे। समुद्री लहरों के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती है तट के पास में, तो ये थर्ड जो ऑर्डर रिलीफ है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर टॉपिक लेके चल रहे हैं, वो लेके चल रहे हैं पृथ्वी की उत्पत्ति। कौन सा टॉपिक है अपना? पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो टॉपिक है वो हम नॉर्मली पढ़ेंगे। नॉर्मली का मतलब है, अगर हम इनके बारे में डिटेल में जाएंगे तो ये पूरी बुक्स है, तो हम इसके अंदर हम ये समझ लेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई कैसे। अगर क्वेश्चन भी आ जाए तो आप कर सको, पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई, किस कारणों से हुई, इनके अंदर कौन कौन से मत हैं, कौन कौन से विद्वानों ने अपनी कौन कौन सी संकल्पनाएं दी हैं, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। आज के लिए इतना ही, कल करेंगे आगे की बात। थैंक यू।